जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों के लिए होने वाला है। जिन छात्रों के पास हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो कारगर साबित होने वाला है। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के उन छात्रों की जिनके पास हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है। आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी गई है। आपका थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो मार्च के अंदर जो है प्रस्तावित है। मार्च के अंदर आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं। तो चलिएगा गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की क्लासेज आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ये क्लासेज है वो आपको रेगुलर मिलेगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए सेमेस्टर थर्ड के तमाम छात्रों के लिए हिंदी साहित्य की जो आपका आधुनिक काव्य दिया गया है उसकी क्लासेज रेगुलर हम शुरू कर चुके हैं। आज की ये फर्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है। इसी प्रकार से हर रोज शाम 6 बजे आपको क्लासेज जो हमारे यूट्यूब चैनल टुडे रोजगार पर मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर आपके जो है लमसम बात करें तो आपके जो कम से कम रेगिस्तान को लेकर के रेगिस्तान को साथ मिलाकर के आपके कम से कम 10% जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो आपके मीडियम है और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है, जैसे आपका जो है 10th और 12th के अंदर रहता था उसी प्रकार का। और बात करें या फिर आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, आपका जो सेकंड पेपर हुआ था, जो आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी बकवास के क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट प्रश्न कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है तो किसने दी है। तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दी गई है। सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया है। तो आधुनिक काल के अंदर बात करें तो जो ब्रजभाषा है, इस ब्रजभाषा का जो स्थान ले लिया है वो आपकी खड़ी बोली ने ले लिया है। थर्ड पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा है। तो किस ओर मोड़ा है, तो वो मोड़ा है स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है। जी हाँ साथियों, स्वदेश प्रेम की ओर इनके द्वारा है वो मोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है। तो वो किया है सुंदरी तिलक के नाम से किया है। जी हाँ साथियों, भारतेंदु जी ने रीतिकालीन जो मुक्तक है उनका जो संकलन किया है वो सुंदरी तिलक के नाम से किया है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य में जो है गद्य में क्या क्या लिखा गया था। तो वो नाटक भी लिखे गए थे, निबंध भी लिखे गए थे और आलोचनाएं भी लिखी गई थी। इस प्रकार से ये सभी के सभी जो भारतेंदु युग के अंदर जो है लिखे गए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया है। तो वो दिया है आपके नगेंद्र जी के द्वारा है वो ये नाम दिया गया। तो ये नाम नगेंद्र जी के द्वारा है वो ये नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं कि द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि क्या रही है। तो वह रही है आपकी खड़ी बोली, इसकी मुख्य उपलब्धि रही है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि द्विवेदी युगीन कवियों की कविताएं परिपूर्ण थी। तो वो परिपूर्ण थी आपकी राष्ट्रीयता से भी, स्वदेशा अनुराग से भी और नव जागरण से भी, यानी इन सभी से क्या थी, परिपूर्ण थी। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि द्विवेदी युग की जो कविता है वो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। जी हाँ साथियों, द्विवेदी युग की जो कविता है वो उपदेशात्मक भी है और इतिवृत्तात्मक भी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 10 है कि छायावादी वृहत्रयी में शामिल नहीं है। तो छायावादी वृहत्रयी में शामिल जो है कौन नहीं है, वो नहीं है महादेवी वर्मा जी नहीं है। प्रश्न संख्या 11 है कि छायावादी काव्य की प्रकृति नहीं है। तो प्रकृति छायावादी काव्य की जो प्रकृति नहीं है वो आपकी प्रकृति का सामान्य चित्रण इसके अंदर नहीं है। बाकी प्रेम का उपदस्त चित्रण भी है और वेदना और दुख की अभिव्यक्ति भी है और आत्मा अभिव्यक्ति की प्रधानता भी इसके अंदर शामिल है। प्रश्न संख्या 12 है कि छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं कि
हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है श्रीधर पाठक को कहा जाता है। किसको? श्रीधर पाठक को। निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, तो निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावाद की जो विशेषता है वो क्या है? इसके अंदर व्यक्तिगता एवं आत्मनिष्ठा भी है, कल्पना का स्वच्छंद प्रवाह भी शामिल है और साथ ही अव अवतिरेक एवं भाव प्रवणता भी इसके अंदर शामिल है। इस प्रकार से ये सभी की सभी विशेषताएं इसके अंदर जो है शामिल है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है? तो ये कथन है शांति प्रिय द्विवेदी का। किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी जी का ये कथन है। प्रश्न संख्या 16 है कि प्रयोगवाद का मूल आधार क्या है? मूल आधार है, तो प्रयोगवाद का मूल जो आधार है वो आपके है व्यक्तिगता। क्या है? व्यक्तिगता है। और प्रश्न संख्या 17 है कि प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है, प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है उच्च वर्गीय समाज का चित्रण का। उच्च वर्गीय समाज का यहाँ पर क्या है? प्रयोगवादी कविताओं के अंदर चित्रण देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 18 है कि स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है, तो इस ये जो कवि दिए गए हैं इनके अंदर है जो स्वच्छंदतावादी जो कवि नहीं है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, वो स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। बाकी हरिवंश राय बच्चन भी है, श्रीधर पाठक भी है और नरेंद्र शर्मा जी भी है। प्रश्न संख्या 19 है कि प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य था। प्रयोगवाद का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? तो वो था नई राहों का अन्वेषण करना। नई राय थी उनका अन्वेषण करना प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 की तरफ है कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था। तो प्रयोगवाद का सबसे बड़ा कोई दोष था तो वो था लोक कल्याण की उपेक्षा। जैसा जो लोक कल्याण की जो उपेक्षाएं थी वो आपके सबसे बड़ा दोष यहाँ पर माना जाता है। प्रश्न संख्या 21 है कि तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है? तो वो नहीं है नागार्जुन जी, इसके अंदर शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं कि प्रगतिवादी कविता के काल में प्रकृति चित्रण या सौंदर्य का कवि है, तो कौन है? केदारनाथ जी अग्रवाल है। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो वो नहीं है व्यंग्य, इसकी क्या है? विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो वो नहीं है आपके हरिओद नहीं है, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, लेकिन हरिओद जो प्रगतिवादी कवि के अंदर नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि दूसरे तार सप्तक में कौन सा एक कृषि शामिल है? कृषि नहीं होगा, कवि होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक के अंदर रहा है, यहाँ पर कवि होगा। क्या होगा? कवि आएगा। कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो दूसरे तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो इसका राइट हो जाएगा रघुवीर सहाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुंवर नारायण है, नेमिचंद्र जैन है और प्रभाकर माचवे है, ये सारी के सारी जो है दूसरे तार सप्तक के अंदर शामिल है। प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं कि नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? नई कविता का केंद्र बिंदु है तो वो है आपके लोक कल्याण की अभिव्यक्ति है। और 27वां प्रश्न है कि नई कविता की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जीवन के प्रति आस्थावान होना ये है, परंपरागत मान्यताओं का विरोध ये भी है और नया सौंदर्य बोध ये भी है, लेकिन ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति ये इसके अंदर शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नई कविता का हस्ताक्षर नहीं है? तो वो नहीं है नेमिचंद्र जैन, इसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी कुंवर नारायण है, अजीत कुमार है और दुष्यंत कुमार इसके अंदर शामिल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ है। 7 गीत व्रत से काव्य संग्रह है, तो किसका है ये काव्य संग्रह? धर्मवीर भारती जी का ये काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 30 है कि प्रश्न संख्या 30 है कि मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते थे। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं किससे पत्रिका में छपती थी? तो ये
आपके जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा करमवीर के अंदर छपती थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है, तो चलिएगा गाइस आगे बढ़ते हैं कि समकालीन पत्रिका नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समकालीन पत्रिका नहीं है, तो वो आपके जो आलोचना, पहल और आपके तदबउ है ये समकालीन है, लेकिन सरस्वती है वो इनके क्या है, समकालीन नहीं है। समकालीन कविता के अंदर यहाँ पर जो दी गई है उसके अंदर व्यक्तिगत कुंठा तथा अस्वीकृति से जन्मी है, और आगे है कि इसने अपना स्वरूप नई कविता से भिन्न स्थापित किया है। जी साथियों, मोह भंग को व्यक्त करती है। ये सारे के सारे गुण इसके अंदर है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 की तरफ है कि समकालीन कविता के प्रवर्तक है। तो समकालीन जो कविता है उसके जो प्रवर्तक है समकालीन कविता के, वो है आपके डॉक्टर विश्वम्भर उपाध्याय, इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, डॉक्टर विश्वम्भर उपाध्याय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है कि मुक्तिबोध के लिए जो फेटसी क्या है, तो वो क्या है, मुक्तिबोध के लिए फेटसी जो है क्या है, तो मुक्तिबोध के लिए जो फेटसी है वो आपके हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन है अनुभव की व्याख्या। क्या हो जाएगा, अनुभव की व्याख्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समकालीन कवि नहीं है। तो इनमें जो आपके दिए गए हैं इनमें समकालीन कवि कौन सा नहीं है, तो वो आपके धर्मवीर भारती जी इनके क्या है, समकालीन नहीं है। शब्दार्थो संहिता काव्य में किस आचार्य का काव्य लक्षण है, तो ये आपकी किस आचार्य का काव्य लक्षण है, तो वो आपके है ये भामह का काव्य लक्षण है। किसका, भामह का। प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं कि काव्य के प्रमुख 3 हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास। व्युत्पत्ति का अर्थ बहुमता किसने माना है, तो वो माना है आपके राज शेरवर के द्वारा माना गया है। प्रश्न संख्या 38 है कि प्रतिभा काव्य के प्रमुख हेतुओं में से एक है। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है, वो माना है महिम भट्ट के द्वारा माना गया है। प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने रच की संख्या 9 मानी है। उनके अनुसार अस्थायी भाव हृदय से सुप्तावस्था में रहते हैं। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है, तो साहित्य दर्पण ग्रंथ की इनके द्वारा रचना की गई है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 की तरफ है। प्रश्न संख्या 40 है कि विभावनानुभाव वे विचारी संयोगाद्रा निष्पत्ति नामक रस सूत्र की रचना किसने की है, वो की है आपके भरत मुनि के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 की तरफ है कि काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थयो वर्तवे की काव्य की ये परिभाषा किसने दी है, ये दी है आपके वामन के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42 की तरफ है कि शब्दार्थो शरीर रस आत्मा इसको काव्य का प्राण तत्व मानते हुए ये कथन किसने कहा है, ये कहा है राजशेखर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 की तरफ कि आचार्य भरत के रस सूत्र में व्याख्या संकुक के सिद्धांत का नाम है, वो है आपके अनुमितिवाद है। प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं कि भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है, तो क्या नाम है इसका नाम है भुक्तिवाद। क्या है, भुक्तिवाद। प्रश्न संख्या 45 है कि प्रतिभा का संबंध किससे है, वो है आपके काव्य हेतु से है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46 की तरफ है कि रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किससे आचार्य ने की है, तो वो की है अभिनव गुप्त ने की है। किसने की है, अभिनव गुप्त के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 की तरफ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है, तो वो नहीं है भाव, इसका अवयव नहीं है। प्रश्न संख्या 48 है कि दलित मानवीय प्रगति में सबसे पीछे धकेल दिया गया सामाजिक वर्ग है, किसका कथन है, ये कथन है आपके लक्ष्मण शास्त्री जी का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 की कि दलित शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया, तो ये किया गया था आपके 1919 के अंदर किया गया था। और प्रश्न संख्या 50 है कि महाराष्ट्र की ताराबाई जो शिंदे की पुस्तक है स्त्री पुरुष किस सन में प्रकाशित हुई थी, तो ये आपके जो प्रकाशित जो हुई थी इसकी जो डेट है वो आपके
किस सन के अंदर जो प्रकाशित हुई थी, इसकी डेट आपको करनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो ये प्रश्न होता है आपके लिए 50वां जो प्रश्न है, इसकी जो भी डेट है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करनी है। और आगे की क्लासेज इसी प्रकार से यदि आपको मिलती रहे तो इसके लिए जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अन्य साथियों तक, ताकि उनको भी पता चल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी व्यूज़ आएंगे तो हम आगे के जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासेज आपके जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, अन्य क्लासेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।